नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गणित शिक्षण शास्त्र में आगे के पार्ट जिसमें निगमन क्या है के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले दोस्तों, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको सोपान क्रमिक संरचनाएं क्या होती है और सत्यता की कसौटी की जांच किस तरह से कर सकते हैं इसके बारे में आपको पढ़ा दिया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे जा कर के देख सकते हैं। आज जो है दोस्तों, हम आगे के पाठ निगमन क्या है के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। निगमन क्या है? इस प्रकार के तर्क को जिसमें ज्ञात परिणाम, परिभाषाओं और निष्कर्षों नियमों का प्रयोग किसी वस्तु को सिद्ध करने के लिए किया जाता है, निगमनिक तर्क कहलाता है। जिसमें हम ज्ञात परिणाम, परिभाषा और निष्कर्ष के नियमों का, कोई रिजल्ट का प्रयोग हम करते हैं किसी वस्तु को प्रूफ करने के लिए, उसे हम निगमनिक क्या कहते हैं? लॉजिक या तर्क कहते हैं। इस प्रकार का तर्क किसी ऐसे व्यापक कथन या परिभाषा से शुरू होता है जिसे बिना किसी संदेह के स्वीकार किया जाता है, अर्थात इसमें कोई भी हमें संदेह या कन्फ्यूज़न नहीं होता। और इससे उत्पत्ति के अगले चरण को निगमन हम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ कथन को स्वीकार करते हैं, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे सभी इंसान नश्वर हैं। सभी इंसान क्या है? नश्वर हैं। और दूसरा जो कथन है कि राघव एक इंसान है। तो इनसे हम यह निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि राघव क्या है? नश्वर है। और राघव एक इंसान है। और इंसान क्या होते हैं? नश्वर होते हैं। तो राघव नश्वर है। यहाँ पर हम इस निष्कर्ष का प्रयोग कर सकते हैं। गणित में प्रयोग किए जाने वाले दूसरे प्रकार के तर्क को आगमनिक तर्क कहते हैं। दूसरे तर्क को हम इंडक्टिव लॉजिक या इंडक्टिव मेथड कहते हैं। जैसे मैं एक कुत्ते को देखती हूँ या देखता हूँ और पाता हूँ कि उसकी एक पूँछ है। हमने एक कुत्ते को देखा और हम पाते हैं कि उसकी क्या है? एक पूँछ है। मैंने एक दूसरे कुत्ते को भी देखा और पाता हूँ कि उसकी भी एक पूँछ है। हमने एक दूसरे कुत्ते को भी देखा और हम ये भी पाते हैं कि उसकी भी पूँछ होगी। यह तीसरे और चौथे कुत्ते के लिए भी क्या होगा? सत्य होगा। और इसी प्रकार बहुत सारों कुत्ते के लिए भी क्या होगा? सत्य होगा। इसीलिए मैं यह निष्कर्ष निकालता हूँ कि सब कुत्तों की एक पूँछ होती है। इससे हम यह निष्कर्ष पर पहुँचे कि सभी कुत्तों की क्या होगी? पूँछ जरूर होगी। यह मूर्नी द्वारा सितंबर में अंडर दिए जाने वाले कथन की उत्पत्ति की तरह ही होती है। जैसे हमने दोस्तों आपको ऊपर बताया था सत्यता की कसौटी की जांच में कि जो मोरनी होती है वो सितंबर माह में अंडे देती है, जिसे हमने अवलोकन विधि द्वारा प्रयोग किया था। अब यहाँ पर ये कथन जो हो रहा है कि कुत्ते की पूँछ होती है, ये इससे मिलती हुई है। तो यहाँ पर कहा गया है कि उसी की तरह ही ये कथन भी है। इस प्रकार का तर्क केवल यह बताता है या यह करता है कि कथन के सत्य होने की प्रायिकता काफ़ी है, मतलब उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी है। लेकिन यह सिद्ध नहीं होता कि हमें बिना पूँछ का कुत्ता कभी नहीं मिलेगा। हमें हो सकता है बिना पूँछ वाला कुत्ता भी मिल जाए, या हमें ऐसी भी मोरनी कभी नहीं मिलेगी जो मार्च महीने में अंडे देगी। आपने अपने आसपास इस तरह के निगमन के उदाहरण के बारे में सोचिए। हमें सोचना है कि इस तरह से हमारे आसपास में कौन कौन से निगमन जो है हो सकते हैं। आगे देखते हैं। लेकिन गणितज्ञों को इस प्रकार के तर्क को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। जो गणितज्ञ होते हैं वो इस तरह के तर्क को यूज़ कर सकते हैं जो किसी कथन को सभी स्थितियों में सिद्ध करे। हर एक क्या होने चाहिए? हर एक सिचुएशन में वो सबके लिए समान रूल रहे। इसलिए वे विशेष प्रकार का आगमनिक तर्क का प्रयोग करते हैं। इसे गणितीय आगमन या मैथमेटिकल इंडक्शन भी कहते हैं। आगे देखते हैं।
मान लीजिए हम सिद्ध करना चाहते हैं कि पहली n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग या जोड़ है n+1/2 होता है, जहां n क्या है, कोई प्राकृतिक संख्या है, अर्थात 1 + 2 + 3 डैश डैश प्लस हम कहाँ तक गए, n तक, इक्वल टू n+1/2 n प्राकृतिक संख्याओं का योग है। दूसरा जो पहला दिया है, पहले हम यह सिद्ध करेंगे कि यह कथन जो है n बराबर 1 के लिए क्या है, सत्य है। सबसे पहले हम आगमन विधि मैथमेटिकल इंडक्शन में यह प्रूफ करते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो n बराबर 1 के लिए क्या होगा, सत्य होगा। फिर दूसरे स्टेप में हम यह सिद्ध करेंगे कि यह कथन n बराबर 1 के लिए तो सत्य मान लिया गया हो, तो वह n+n या फिर m+1 के लिए भी क्या होगा, सत्य होगा, जहां m क्या है, m एक प्राकृतिक संख्या से बिलोंग करता है, या m जो है कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है। ध्यान दीजिए कि यहाँ हम यह नहीं कह रहे हैं कि यह m के लिए सत्य है, हम यह कह रहे हैं कि यदि यह m के लिए सत्य है तो m+1 के लिए भी सत्य होगा, अर्थात अगर m बराबर हम 1 लेते हैं तो यह 2 के लिए भी क्या होगा, सत्य होगा। अब यदि 1 और 2 दोनों संतुष्ट हो तो हम कह सकते हैं कि यह 1 के लिए सत्य है, और जब यह m के लिए सत्य है तो m+1 के लिए भी क्या होगा, ट्रू होगा। अब चूंकि m बराबर 1 के लिए सत्य है तो यह m बराबर m+1 अर्थात 1+1 2 के लिए भी क्या होगा, सत्य होगा। चूंकि यह 2 के लिए सत्य है तो 2+1 3 के लिए भी क्या होगा, सत्य होगा। और इसी प्रकार आगे भी हम इसे प्रूव करते जाएंगे। चूंकि m के मान की कोई सीमा नहीं है, m जो है कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर से, प्राकृतिक संख्या से आ रहे हैं, तो इसकी कोई सीमा नहीं है जब तक यह एक प्राकृतिक संख्या है। हमने कथन को सब प्राकृतिक संख्याओं के लिए सिद्ध कर दिया। यह एक क्या है, गणितीय आगमन विधि अर्थात मैथमेटिकल इंडक्शन है। आइए अब हम इसका प्रयोग यह सिद्ध करने के लिए करें कि पहले n प्राकृतिक संख्याओं का जो जोड़ है या योग है वो n+1/2 होता है। जैसे फर्स्ट स्टेप n = अगर 1 के लिए हम इस कथन को देखें तो, जैसे 1 + 2 + 3 प्लस अप टू कहाँ तक जा रहे हैं, हम n तक जा रहे हैं, तो n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग है वो क्या है, n+1/2। अब हम अगर इसकी वैल्यू रखते जाएं तो हमें क्या मिलेगा, n की वैल्यू अगर हमने 1 रख दिया इस फॉर्मूले में तो 1 × 1 + 1/2 अर्थात 1 × 2/2, तो 2 क्या हो गए, डिवाइड हो गए, कैंसल हो गए, तो क्या बचा 1, जो कि क्या है हमारे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सत्य है। अब आगे देखते हैं कि n बराबर m के लिए सत्य मान लेते हैं। जब n बराबर 1 के लिए सत्य है कथन, तो n बराबर m के लिए भी क्या होगा, सत्य होगा, जहां m क्या है, एक नेचुरल नंबर है, एक प्राकृतिक संख्या है, अर्थात हम यह मान लेते हैं कि जो दी गई संख्या है वो m के लिए भी सत्य है। तो n के प्लेस पे हमने क्या रख दिया, m रख दिया। अब दोनों तरफ m+1 जोड़ने पर हम पाते हैं कि दोनों तरफ m+1 जोड़ने पर पाते हैं कि 1 + 2 + अप टू m, हमने m तक जाना था और हमने बोथ साइड क्या कर दिया, m+1 से हमने जोड़ दिया, तो हमने यहाँ पर m+1 और ऐड कर दिया। अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो हम इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, और m+1 + 2m+1/2 आ गए, जो कि हम यहाँ पर इस स्टेप पर पहुँच जाएंगे। और यहाँ पर देखें तो m
m+1 और m+2, यहाँ से हमने क्या कर दिया, m+1 को कॉमा ले लिया, यानी कि उसका उभयनिष्ठ लेंगे तो m+2/2, ये हम थर्ड स्टेप में पहुंच जाएंगे। इस प्रकार जो 1 + 2 + 3 अप टू m+1 तक है, ये टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अतः ये कथन जो होगा, ये स्टेटमेंट m+1 के लिए भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो हमने यह दिखाया कि अगर यह m के लिए सत्य है, हमने m के लिए प्रूफ कर लिया, तो हम यह m+1 के लिए भी इसे क्या कह सकते हैं, सत्य है। अर्थात यह गणितीय आगमन विधि द्वारा यह निष्कर्ष निकालते हैं कि जो दी गई संख्या है n+1 प्राकृतिक संख्या के लिए क्या है, सत्य है। अर्थात n प्राकृतिक संख्या के लिए ये सत्य है। इस तरह से आगमनिक तर्क गणितीय परिणामों को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो गणितीय परिणामों को सिद्ध करने के लिए हम मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करते हैं। अपने गणित के अनुभव से गणितीय कथनों को सिद्ध करने में आगमनिक और निगमनिक तर्क का प्रयोग, कम से कम एक उदाहरण दीजिए। आपको यह प्रश्न पूछा गया है कि आगमन और निगमन तर्क का लॉजिक का उपयोग करने के लिए कोई कम से कम एक एग्जाम्पल हमें दीजिए करके क्वेश्चन पूछा गया है। अब निम्नलिखित कथन पर हम आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जैसे कि एक अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, जो केवल अपने से डिवाइड हो और एक से डिवाइड हो, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्या के वर्ग के कम से कम 4 गुणनखंड है। कितने हैं, 4 गुणनखंड है। इसे आप कैसे सिद्ध करेंगे या फिर असिद्ध करेंगे। चूंकि कथन को सब अभाज्य संख्या के लिए सत्य होना चाहिए, इसलिए यह किसी विशिष्ट संख्या के लिए भी सत्य होना चाहिए। आइए देखें कि क्या यह 7 के लिए सत्य है या फिर नहीं। जैसे 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 × 7 = 49 होता है। और 49 के गुणनखंड क्या होंगे, 49 के जो फैक्टर होंगे वो 1 हो सकते हैं, 7 भी होंगे और 49 हो सकते हैं। इसके अलावा कोई गुणनखंड इसके फैक्टर बनेंगे क्या, नहीं बनेंगे। इसलिए इसके कितने फैक्टर हुए, 3 फैक्टर हम लिख सकते हैं। इसलिए कथन जो 7 के लिए क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। जबकि हमको कथन में बोला गया था कि इसके कितने 4 गुणनखंड होने चाहिए। अतः 7 एक प्रति उदाहरण है, एक क्या है, काउंटर एग्जाम्पल है। और यह दिखाता है कि यह कथन जो है क्या है, फॉल्स है, ये स्टेटमेंट गलत है। उदाहरण द्वारा कथनों को सिद्ध या असिद्ध करने के हमारे तरीकों के अंतर पर ध्यान दीजिए। जो कथन को सिद्ध करना है और हमें जो सिद्ध नहीं करना है, उनके तरीकों के अंतर पर हमको ध्यान देना है। जब हम किसी कथन को सिद्ध कर रहे थे तो हम यह दिखाना चाहते थे कि सभी स्थितियों में वह क्या है, सही है। लेकिन किसी कथन को जब हम प्रूफ नहीं करते, असिद्ध करने के लिए केवल एक ही उदाहरण जो है काफ़ी होता है। अर्थात अगर किसी को आपको झूठा दिखाना है तो आप उसके प्रति एक गलती निकाल दीजिए तो वो क्या हो जाएगा, झूठा हो जाएगा। यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं जिनको सिद्ध करने के लिए कहा गया है। जैसे चतुर्भुज के अंतः कोणों, जो इंटीरियर एंगल होते हैं चतुर्भुज के, उसका योग जो होता है वो 360 होता है। और दूसरा बोला गया है पंचभुज के अंतः कोणों का योग 450 होता है। तो दोस्तों इसके आगे की वीडियो को हम आगे पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर यहाँ पर हम समझने की कोशिश करें तो वीडियो जो होगा बहुत लंबा हो जाएगा और हम आपको छोटी छोटी वीडियो में समझाना चाहते हैं। तो इसका नेक्स्ट पार्ट जो है दोस्तों हम बहुत ही जल्दी लेकर आएंगे। और वीडियो बढ़िया लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।